तो आज हम लोग गोलक के बारे में जानेंगे, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में स्फीयर। तो गोलक गेंद आकृति का कोई भी सामान जो है, ठोस वस्तु जो है, गोलक कहलाता है, फुटबॉल की आकृति का। तो इस ध्यान से अगर देखा जाए तो ये एक वक्रतल, सिर्फ इसमें एक ही तल है, वक्रतल। इसमें किसी प्रकार का समतल फिलहाल नहीं है। तो किसी भी गोलक को जानने के लिए इसका अर्धव्यास का जानना जरूरी है। अर्धव्यास अगर जान जाए तो हम लोग इसका क्षेत्रफल, आयतन सब निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल गोलक का, इसका सूत्र है, हम लोग को सूत्र का वो याद रखना पड़ेगा। ये होता है तुम्हारा 4πr²। और गोलक का आयतन का सूत्र है तुम्हारा 4/3πr³। और जब ये हुआ गोलक के बारे में, लेकिन अर्धगोलक में इसको अलग करके दिखाता हूं तुमको। ये हुआ तुम्हारा अर्धगोलक। अर्धगोलक में दो तल होता है, एक वक्रतल जो ये है, और एक होता है तुम्हारा समतल जो कि ये है, जो कि वृत्ताकार है। तो इसमें दो प्रकार का तल होता है। तो एक है तुम्हारा अर्धगोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल, अर्थात ये। तो ये चूंकि अर्धगोलक है तो संपूर्ण गोलक का, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का आधा होगा। ये होता है तुम्हारा 2πr²। और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण तल में वक्रतल भी आता है, अर्थात 2πr² भी आता है, और समतल अर्थात वृत्त आता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा πr²। दोनों को जोड़ लेते हैं तो आता है तुम्हारा 3πr²। अब आयतन, संपूर्ण गोलक के आयतन का आधा, अर्थात 2/3πr³। जस्ट इन 5 सूत्रों को याद कर लेंगे तो हम लोगों को गोलक के बारे में हम लोग सवाल बना सकेंगे। और यहाँ पर एक ठोस, कभी कभी होता है खोखला गोलक। तो खोखला गोलक का भीतरी अर्धव्यास, मतलब खोखला गोलक कैसा होगा? इस तरह का भीतरी अर्धव्यास R1, बाहरी अर्धव्यास R2 अगर हो तो खोखला गोलक का आयतन होता है तुम्हारा, आयतन ये होता है तुम्हारा 4/3πr² माइनस R1 का क्यूब। इस सूत्र के इस्तेमाल से हम लोग खोखले गोलक का आयतन निकाल सकते हैं। बस इतना ही सूत्र है। इन सूत्रों को अगर याद कर लें तो हम लोग एक्सरसाइज के सवालों को हम लोग बना सकते हैं। तो तुम्हारी समझने के लिए मैं यहाँ पर पहले नंबर से शुरू करता हूँ। पहला नंबर है तुम्हारा अभ्यास 12 का। किसी गोलक का अर्धव्यास 10.5 सेंटीमीटर होने से उसके समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिखें। तो यहाँ पर अर्धव्यास दिया हुआ है गोलक का, अर्धव्यास जो कि R हम लोग मानते हैं, रेडियस को अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, R। ये दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो R का मान हमको मिल गया तो हम लोग समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समग्र मतलब संपूर्ण, समग्र तल का क्षेत्रफल सूत्र है तुम्हारा 4πr²। तो ये रहा 4πr² मतलब 10.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हिसाब करते हैं, 4π मतलब 22/7, 10.5 इसको अगर दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदले तो 105/10, चूंकि स्क्वायर है तो दो बार आएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। काटाकाटी अगर करें तो 2 दूना 2 पचे 2 पचे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 7 3 21, 22 3 और 21, 22 3 66, और 21 से 66 गुणा करेंगे कितना? वर्ग सेंटीमीटर, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। बस यही तुम्हारा समग्र तल का क्षेत्रफल या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है। समझने के लिए और एक सवाल हम लोग बना लेते हैं। तुम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 देखो, लिखा हुआ है किसी गोलाकार गैस बेलून को फुलाने के समय उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर होने से बेलून के पहले और बाद के समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी समग्र तल का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर जो है अर्धव्यास जो है 7 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर हो गया। तो फुलाने के पहले बलून का अर्धव्यास
ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद बलून का अर्धव्यास ये दिया हुआ है तुम्हारा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो यहां पर पूछा गया समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात। तो समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, तो प्रथम का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे का क्षेत्रफल। प्रथम का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, अनुपात दूसरा का होता है तुम्हारा वही 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 पाई कट जाएगा, तो ये 7 का स्क्वायर मतलब 49 अनुपात 21 का स्क्वायर मतलब 21 से 21 42, इतना। अब ये 7 से कटेगा, ये 7 से 49, 7 से 42, 7 में 21, 7 9 63 अर्थात 1:9। तो फुलाने के पहले और फुलाने के बाद के समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 1:9। तो इस तरह से डायरेक्ट ये सब सवाल जो है डायरेक्ट सूत्र में बनने वाला है। इसी तरह से हम लोग आयतन भी निकाल सकते हैं, आयतन के सूत्र में डाल के। हम लोग अब आयतन वाला सवाल बना लेते हैं। आयतन वाले सवाल में मैं बनाता हूं तुम लोगों को 8 नंबर सवाल। देखो अब यहाँ पर 8 नंबर सवाल में क्या है कि अब आयतन से संबंधित है, लेकिन डायरेक्ट आयतन निकालो ऐसा नहीं बोला। यहाँ पर बोला है देखो, एक ठोस सीसा के गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस गोलक को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं। तो एक बात मैं बेलन के समय बोला था, यहाँ भी बोल रहा हूँ कि कोई भी ठोस वस्तु को गला के दूसरा ठोस वस्तु में परिणत करना है, और दोनों के आयतन में अगर पाई का इस्तेमाल अगर है तो हम लोग पाई का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 22/7 नहीं बैठाएंगे, डायरेक्ट उसी के आधार पर उसका हिसाब करेंगे। तो बड़े गोलक, यहाँ पर देखो बड़े गोलक का व्यास दिया हुआ है, बड़े गोलक का व्यास ये दिया हुआ है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। तो व्यास का कोई काम नहीं है, हमको अर्धव्यास निकालना ही पड़ेगा। अर्धव्यास आर बराबर हो गया तुम्हारा 14/2 सेंटीमीटर अर्थात 7 सेंटीमीटर। तो ये निकलने के बाद में हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन बराबर, आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 7 का क्यूब घन सेंटीमीटर। अब इसको गला के हम छोटा छोटा गोलक बना रहे हैं, तो 3.5 सेंटीमीटर व्यास के, तो हम लोग लिख लेते हैं छोटे गोलक का अर्धव्यास, जो कि दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए इसका भी आयतन अगर निकालें हम लोग, आयतन बराबर वही सूत्र तो वही है 4/3 पाई आर क्यूब, मान बैठाओ 4/3 पाई इंटू 3.5 का क्यूब घन सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ भी 4/3 पाई आया है, यहाँ भी 4/3 पाई आया है, तो हम लोग इस तरह के सवाल में इसको पाई का मान नहीं बैठाएंगे, तब सुविधा होगी तुमको कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इस गोलक को गला के ये गोलक बनाया गया, तो कितना गोलक बनेगा। हम लोग मान लेंगे, माना x गोलक बनेंगे। x गोलक बनने का मतलब हुआ कि ये आयतन वाला x गोलक का आयतन इतना गुना x होगा। तो प्रश्न आंसर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये छोटा गोलक अर्थात 4/3 पाई इंटू 3.5 का क्यूब इतना घन सेंटीमीटर गुना x, अर्थात x गोलक का आयतन इतना हो जाएगा, और ये आयतन होगा संपूर्ण गोलक बड़े गोलक के आयतन के बराबर, अर्थात ये जो कि है 4/3 पाई इंटू 7 क्यूब। अब यहाँ पर देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो x का जो मान होगा ये होगा 7 का क्यूब बट्टा 3.5 का क्यूब। इसको हिसाब करेंगे तो यहाँ पर 7 का क्यूब मतलब 7 गुना 7 गुना 7 बट्टा 3.5 का क्यूब मतलब इसको दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न बदलें तो 35/10, तो 35/10
गुने 35/10 गुने 35/10, अर्थात चूंकि क्यूब है तो हम लोगों ने इसको 3 बार लिख लिया। अब इसको जस्ट काटना है, तो ये 7 बचे 35, 7 बचे 35, 7 बचे 35, ये 5 दूना 10, ये 5 दूना 10, ये 5 दूना 10, अर्थात बना तुम्हारा 8। 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 8। तो x का मान 8 निकला, उसका मतलब हुआ 8 गोलक बनेंगे। तो ये एक प्रकार का सवाल हुआ। यहाँ का तुम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट सवाल बनाता हूँ मैं, ठीक उसके बाद वाला ही, जहाँ पर लिखा है देखो 9 नंबर सवाल। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के 3 ठोस गोलकों को गलाकर एक ठोस बड़ा गोलक बनाया गया। बड़े गोलक का अर्धव्यास ज्ञात करें। 3 अलग अलग गोलक को गला के एक नया गोलक बनाना है। तो होगा क्या, 3 अलग अलग गोलक को गला के एक नया गोलक बनाना है, तो तीनों गोलक का आयतन जो होगा वो बड़े गोलक के आयतन के बराबर होगा। तो हमारा पहला काम है छोटे गोलक का आयतन निकाल लेना। तो ये तुम लोग बाद में देख लेना, मैं बनाता हूं 9 नंबर सवाल। तो 9 से 3 गोलक है, तो प्रथम गोलक का देखो अर्धव्यास तो हमको मालूम ही है, इसको नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो प्रथम गोलक का आयतन जो है हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। आयतन होता है, आयतन का जो सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब, वही लिखेंगे हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब यहाँ पर आर का मान अर्थात अर्धव्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का क्यूब घन सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय गोलक का आयतन ये भी हो जाएगा तुम्हारा 4/3 पाई इंटू द्वितीय गोलक का अर्धव्यास है आर, तो इतना क्यूब घन सेंटीमीटर। तृतीय गोलक का आयतन सूत्र वही है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इस क्षेत्र में अर्धव्यास 5, तो 5 का क्यूब घन सेंटीमीटर। अब ये तीनों से गोलक को गलाकर नया गोलक बनाया गया, अर्थात तीनों का योगफल जो होगा नए गोलक के आयतन के बराबर होगा। तो नए गोलक का अर्धव्यास पूछा जा रहा है, हम लोग मान लेंगे, माना नए गोलक का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर है, इसलिए आयतन इसका क्या हो जाएगा, सूत्र तो वही आयतन वाला सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर मतलब यहाँ पर इस क्षेत्र में x हम लोग मान लिया अर्धव्यास को, तो x क्यूब घन सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, ये 4/3 पाई x क्यूब बराबर इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। हमने यहाँ पर भी 4/3 पाई का हिसाब नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 4/3 पाई है, यहाँ भी 4/3 पाई है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं बाद में जाके। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब प्लस 4/3 इंटू 4 क्यूब प्लस पाई छूट गया 4/3 पाई इंटू 5 करता, तीनों के योगफल के बराबर इसका आयतन होगा। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन जाएगा, 4/3 पाई कॉमन गया, बचा तुम्हारा 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब। यहाँ पर भी देखो 4/3 पाई कट जाएगा। कटने के बाद अब थोड़ा सा हिसाब कर लेते हैं। एक्स क्यूब इधर बचा है, एक्स क्यूब बराबर 3 स्क्वायर 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 3 होती हैं 27, 4 का क्यूब मतलब 4 चौके 16 चौके 64, 5 का क्यूब मतलब 5 बचे 25 बचे 125, और एक्स क्यूब बराबर ये 27 64 और 25 125 को जोड़ेंगे तो होता है तुम्हारा 216, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब, 6 6 36 6 216। यहाँ से देखो एक्स क्यूब बराबर अगर 6 क्यूब हुआ तो हम लोग एक्स बराबर हम लोग ऊपर का पावर को छोड़ दें तो बनता है 6, अर्थात एक्स का मान 6 हुआ, इसलिए नए गोलक का अर्धव्यास जो है 6 सेंटीमीटर होगा। ये सवाल जो है परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग और एक सवाल बना लेते हैं, हालांकि ऐसा 11 नंबर सवाल हम लोग पहले भी इस तरह के बनाए हैं। 11 नंबर की तरह यहाँ पर 2 खोखले गोलक का व्यास दिया हुआ है, तो गोलक जितने परिमाण में मतलब उसका अनुपात ज्ञात करें। तो 11 में छोड़ देता हूँ, मैं बनाता हूँ तुम्हारा
12 नंबर सवाल देखो, यहाँ लिखा हुआ है देखो, एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया है कि नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले गोलक का आधा है। कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो यहां पर जो है हम लोगों को कुछ नहीं दिया हुआ है, जस्ट एक तुलना दिया हुआ है कि नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, पहले के गोलक का आधा है, अर्थात एक गोलक को काट के छोटा गोलक बनाया गया। तो उस हालत में बड़ा जो गोलक था उसका भी कुछ अर्धव्यास था, और छील के जो नया गोलक बनाया गया उसका भी कुछ अर्धव्यास होगा। तो हम लोग मान लो ऐसा बड़ा गोलक था, ऐसा, तो इस यहां पर जो है इसका भी कुछ अर्धव्यास होगा और इसका भी कुछ ना कुछ अर्धव्यास होगा ही। इसको हम लोग मान के हम लोग सवाल बना सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि बड़ा वाला जो गोलक है उसका अर्धव्यास R1 है और छोटे वाले गोलक का अर्धव्यास R2 है। तो यहाँ पर बड़े वाले गोलक का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। बड़े गोलक का आयतन बराबर, सूत्र तो वही है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो चूंकि हमारा यहाँ पर बड़े गोलक का अर्धव्यास R1 है तो R1 का क्यूब हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग छोटे गोलक का आयतन अगर निकालें, छोटे गोलक का आयतन अगर निकालें तो छोटे गोलक का अर्धव्यास R2 है, तो 4/3 पाई R2 क्यूब ये होगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज दिया हुआ है, यहां पर बोला गया है कि नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले गोलक का आधा है। तो हम लोग पहले वक्रतल निकाल लेते हैं। बड़े गोलक का वक्रतल ये होता है तुम्हारा 4 पाई R1 स्क्वायर सूत्र के अनुसार, और छोटे व नए गोलक का वक्रतल होता है तुम्हारा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार ये चीज दिया हुआ है, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, ये छोटे गोलक का जो आयतन है वक्रतल जो है ये इसका आधा है, अर्थात 4 पाई R1 स्क्वायर बट्टा 2 इतना है। तो यहाँ पर ये 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा देखो R2 2R2, ये 2 इधर 2R2 स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर। इसलिए यहाँ से देखो R1 का मान अगर निकालना चाहो तो √2 R2 हो गया, R1 का मान √2 R2 हो गया। या फिर उल्टे रूप से हम लोग R2 का मान भी निकाल सकते हैं। जो भी हो, एक संपर्क मिल गया R1 और R2 में। इसके जरिए हम लोग, अब यहाँ पर बोला है क्या है, कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो ऊपर जो छील के हम लोग निकाल लिए हैं वो अगर कल्पना करो तो क्या हुआ, एक खोखला गोलक हुआ, जिस खोखले अर्थात खोखले गोलक का आयतन, तो कटे हुए भाग का आयतन अगर बोलो तो क्या होगा 4/3 पाई। तो यहाँ पर ये बाहरी अंश का जो आयतन होगा वो हो जाएगा तुम्हारा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ये हो जाएगा। और अंदर का आयतन तो हम लोग निकाल चुके हैं ये। तो इन दोनों का अनुपात हमको निकालना है, कटे हुए भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन। इसीलिए कटे हुए भाग के आयतन के साथ बाकी गोलक का आयतन का अनुपात अगर हम लोग यहां लिखना चाहें तो कटे हुए गोलक का आयतन है तुम्हारा ये 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब अनुपात, और ये गोलक है तुम्हारा 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये हो गया तुम्हारा अनुपात। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, R1 का मान यहाँ पर
√2r2 बैठा देंगे। या 4/3 पाई देखो यहाँ भी कट गया। तो इसके बाद यहाँ पर देखो r1 का मान है √2r, तो यहाँ पर हम लोग √2r2 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब, ये हुआ अनुपात। यहाँ पर तो r2 का क्यूब भी आ गया। यहाँ पर मैं हिसाब थोड़ा यहाँ करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर यहीं पर मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखो ध्यान से अगर हिसाब करें तो ये हो गया 2√2 r2 का स्क्वायर, r2 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब अनुपात r2 का क्यूब। यहाँ पर देखो r2 क्यूब कॉमन जाएगा तो बचेगा तुम्हारा 2√2 माइनस 1 अनुपात r2 का क्यूब। ये r2 का क्यूब r2 का कट जाएगा तो होगा तुम्हारा 2√2 माइनस 1 अनुपात 1। तो यही होगा तुम्हारा कटे हुए भाग के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है तुम्हारे लिए। अच्छा, यहाँ पर और एक सवाल देख लो, 14 नंबर। ऐसा सवाल हम लोग बना चुके हैं। ये कितने गोलक बनेंगे? देखो 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक के, लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ ठोस गोलक तैयार किए गए गोलकों की संख्या। बस इसी तरह से दोनों का आयतन निकाल के छोटे गोलक की संख्या को हम लोग x मान लेंगे। और जैसे हम लोग यहाँ पर एक सवाल बनाए थे 8 नंबर सवाल, बस 8 नंबर सवाल की तरह ही होगा। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो शॉर्ट क्वेश्चन में तुम लोगों को बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो जस्ट सूत्र के आधार पर बनने वाला सवाल सब होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सूत्र को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो सवाल बन जाएगा, बशर्ते कि तुमको सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 15 का 1 नंबर सवाल हम लोग देखो लिखा हुआ है, ये बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न में तुमको कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो फिर होगा भी नहीं। 15 का 1 नंबर लिखा हुआ है देखो, बहुविकल्पी प्रश्न में 2r अर्धव्यास वाले ठोस गोलक का आयतन होगा, अर्थात अर्धव्यासी 2r है तो आयतन का सूत्र होता है तुम्हारा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर चूंकि 2r बोला गया तो इसका क्यूब होगा, तो ये हो गया तुम्हारा 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 r क्यूब। ये गुना करेंगे तो 8 चौके 32/3 पाई r क्यूब। और ये तुम्हारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसको जस्ट दाग लगाना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये हम लोग झटपट रफ में कर सकते हैं ये काम। ठीक उसी प्रकार से 2 नंबर सवाल को देखो, ये भी शॉर्टकटली तुमको रफ में कर लेना है। 2 ठोस गोलक के आयतन का अनुपात 1:8 दिया हुआ है। तो आयतन का अनुपात अगर 1:8 दिया है तो वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, इसको भी ध्यान जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आयतन का अनुपात, अगर प्रथम गोलक का अर्धव्यास r1 और द्वितीय गोलक का अर्धव्यास अगर r2 मान लेते हैं तो दोनों का आयतन जो है, पहले गोलक का आयतन होगा 4/3 पाई r1 क्यूब और दूसरे गोलक का आयतन होगा तुम्हारा 4/3 पाई r2 का क्यूब। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 1:8। ठीक है, यहाँ पर देखो 4/3 पाई 4/3 का पाई कट गया और ये हो गया तुम्हारा r1 का क्यूब बट्टा r2 का क्यूब, मतलब r1 बट्टा r2 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं सूचक के नियम के आधार पर। और 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब। अब यहाँ पर तुलना अगर कर लो तो r1 बट्टा r2 बराबर निकलता है तुम्हारा 1/2। ये होगा तुम्हारा r1 r2 में एक संपर्क। इसके जरिए हमको निकालना क्या है, तो समग्र तल के क्षेत्रफल का वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब, तो वक्रतल प्रथम का वक्रतल होगा तुम्हारा 4 पाई r1 का स्क्वायर और दूसरे का होगा तुम्हारा 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो अनुपात यही होगा, यहीं पर हम लोग ये कट जाएगा, हम लोग r1 बट्टा r2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। इसका मान अगर बैठाएंगे तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसलिए अनुपात हो जाएगा तुम्हारा 1:4, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 5 नंबर भी वैसा ही है। 5 नंबर में क्या बोला है देखो, एक ठोस गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल व 3 गुना आयतन के सांख्यमान के समान होने से अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी, इसको भी देख लेते हैं झटपट हम लोग। यहाँ पर क्या बोलना चाहा है, यहाँ पर बोलना चाहा है 5 नंबर में, 5 नंबर बोलना चाहा है कि एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल। तो वक्रतल का क्षेत्रफल होता क्या है, हमको मालूम है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका सांख्यमान और क्या होगा, 3 गुना आयतन का सांख्यमान, अर्थात आयतन होता है तुम्हारा 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका 3 गुना
इस क्षेत्रफल के बराबर है। बोलने का मतलब ये है, अर्थात वक्रतल का क्षेत्रफल का सांख्यमान और 3 गुना आयतन का सांख्यमान, मतलब इकाई को छोड़ के, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई ये सब छोड़ के, घन इकाई ये सब छोड़ के, तो ये दोनों बराबर होने से आर का मान हमको यहाँ पर निकालने को बोला गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट हिसाब करके देखो, यहाँ पर 3 कट गया, यहाँ पर 4 पाई कट गया, यहाँ पर आर स्क्वायर आर क्यूब, तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा, अर्थात 1 बराबर आर निकलेगा। तो आर का सांख्यमान हो जाएगा तुम्हारा 1 इकाई। ये होगा तुम्हारा बहुविकल्पी प्रश्न में। और मैं ये बी नंबर सत्य गलत मैं नहीं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, सत्य गलत को छोड़ के। अब यहाँ पर सी में अगर देखो तो बोला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो ये तो हम लोगों को सबको मालूम है। देखो, एक तल वाली घन वस्तु का नाम, तो गोलक ही ऐसा तल होता है जिसमें एक ही प्रकार का तल होता है। ये जो मैं तुमको दिखा रहा था, इसमें दूसरा कोई तल नहीं है, एक ही तल है चारों तरफ। तो एक तल वाली ठोस वस्तु का नाम है तुम्हारा गोलक। तो इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग देख लेना, ये तुमसे हो जाना चाहिए। अब मैं चलता हूँ संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर भी मोटा मोटी सब सवाल ही सूत्र का इस्तेमाल से ही बनने वाला है, फिर भी मैं तुमको 1-2 का दिखा देता हूँ मैं। पहला सवाल देखो, यहाँ लिखा है एक ठोस अर्धगोलक का आयतन एवं समग्र तल के क्षेत्रफल का सांख्यमान समान होने से अर्धगोलक का अर्धव्यास ज्ञात करें। तो एक इसी प्रकार से अभी भी बनाए थे हम लोग, इसको भी देख ले रहे हैं। तो 16 का 1 नंबर यहाँ पर बोला है एक ठोस अर्धगोलक का आयतन। तो अर्धगोलक का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका सांख्यमान किसके बराबर है, तो समग्र तल के क्षेत्रफल के सांख्यमान के बराबर है। समग्र तल का क्षेत्रफल होता क्या है, तो एक ठोस अर्धगोलक का है, याद रखोगे, अर्धगोलक है। अर्धगोलक का संपूर्ण तल होता है तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको आर का मान निकालना है, तो ये पाई पाई कट गया। अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आर बचेगा, 2/3 आर बराबर 3। तो यहाँ से हमको आर का मान निकालना है, तो आर बराबर 3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, या 2 है तो 2 नीचे चला आएगा, अर्थात बन गया तुम्हारा 9/2 अर्थात 4.5, 4.5। तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक इसी प्रकार का और एक सवाल हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। यह तुम्हारा 16 का 4 नंबर। एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल s एवं आयतन v होने से s³/v² का मान कितना होगा, लिखे। पाई का मान नहीं बैठा कर, अर्थात पाई को हम लोग को 22/7 नहीं लिखना है। तो हम लोग s को बोला है तुम्हारा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल और v बोला है आयतन, तो हमको मान निकालना है s³/v² का। हाँ, इसका मान निकालना है। तो s मतलब संपूर्ण तल। तो किसी भी गोलक का संपूर्ण तल होता क्या है, तो सूत्र जो है वो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चूंकि क्यूब है इसमें, तो यहाँ पर क्यूब चला आया। और भी है तुम्हारा आयतन, आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि भी में स्क्वायर है, ये हो गया ये। अब इसको जस्ट सरल करना है, तो यहाँ ध्यान से देखो, 4 पाई आर क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 64, पाई का क्यूब मतलब पाई क्यूब, और आर स्क्वायर का क्यूब मतलब सूचक के नियम के आधार पर आर का पावर 6। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 का पावर 3 मतलब 2 मतलब 16, 3 का मतलब 9 पाई स्क्वायर, आर का पावर 3 गुना 6। यहाँ पर देखो बहुत सारा कुछ कट जाएगा, 8 to the power 6 कट जाएगा। यहाँ पर देखो पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 64 पाई बन जाएगा, और यहाँ पर ये 16 पाई स्क्वायर, और चूंकि नीचे 9 है ये ऊपर चला जाएगा इंटू 9। सॉरी, ये पाई स्क्वायर नहीं, कट के सिर्फ 16 रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 16 चौके 64, तो 4 9 36 हो गया पाई। तो यही तुम्हारा उत्तर होगा। मैं इन 2 सवालों को इसलिए बना दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी हो, इससे संबंधित जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है, सूत्र को जानने भर से हो जाता है। जस्ट तुमको सूत्र में आर की जगह में आर का सही मान बैठाना, सवाल बन जाएगा। इसके बावजूद भी तुम में से किसी को अगर परेशानी होती है तो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।